लगता है कि ये आदमी उससे भीख मंगवा रहा है और कुछ मांगने के लिए आया है। मैं बचपन से ही ब्लाइंड हूँ और मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया था, मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, तो मैंने हॉस्टल्स में रह करके पढ़ाई की। वहाँ एक रेलवे का स्टाफ ड्रिंकिंग करके आया था, उसको मैंने वहाँ बैठते हुए देखा, उसने देख लिया था ब्लाइंड है और वो आगे सामने वाले सीट पे बैठ गया। अच्छा। मुझे लग गया आज की लड़की सेफ नहीं है। हम इतने सारे न्यूज़ देखते हैं कि नॉर्मल लड़कियों के साथ रेप हो गया, ये तो ब्लाइंड लड़की है। मेरे पास कॉल आता है कि आप लड़कियों का, ब्लाइंड लड़कियों का स्मगलिंग करते हैं। फिर लगा कि अब फिर सब कुछ बंद होने वाला। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आई और उन्होंने पूरे 1 साल के लिए सपोर्ट किया। एक टाइम ऐसा आया कि अगले महीने के रेंट देने के हमारे पास फंड्स नहीं थे। ब्लाइंड लड़कियां ब्लाइंड लोग भी MS ऑफिस एक्सेल पे काम कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है? कोई स्पेशल टूल है? सर ट्रेनिंग इसका है? एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं जॉज। ये बहुत कुछ कर सकते हैं सर। हमारी जो पहली बच्ची थी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। नमस्कार जी, मैं हूँ राजेश मांदा। गोला टॉक्स में सभी का स्वागत है। आज एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसा गेस्ट है जो ब्लाइंड लड़कियों के लिए एक मैसेंजर की तरह बोल सकते हैं आप। ही इज़ हेल्पिंग देम ए लॉट। देखिए, हर कोई सपना तो देखता है जी, बहुत कम लोग उसको साकार करते हैं और हासिल करते हैं, और सब कुछ होने के बावजूद भी आलस की वजह से लोग अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। बट कुछ लोग होते हैं फिज़िकली डिसेबल होने के बावजूद भी या कुछ चैलेंजेस आने के बावजूद भी अपने शिद्दत से, मेहनत से उन सपनों को सफल कर लेते हैं। आज हमारे स्टूडियो में ऐसा व्यक्ति है जो इतने चैलेंजेस के बावजूद भी, इतने रिजेक्शंस के बावजूद भी समाज से, फैमिली से, शिद्दत से, मेहनत से अपना जो सपना है उन्होंने उसको हासिल किया। आइए सब वेलकम करते हैं राम जी को और ऋतु जी को हमारे गोला टॉक्स के स्टूडियो में। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार ऋतु जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं ठीक हूँ। सब बढ़िया जी? वेरी गुड जी, वेरी गुड। राम जी, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। एक ही रिक्वेस्ट में आपने हमारे स्टूडियो में आके हमसे पॉडकास्ट करने के लिए आपने एग्री किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। एंड राम जी, मैं जानना चाहता हूँ, ये जो आपने NGO स्टार्ट किया है, ये कब स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया आपने? ये सर हमने 2022 में ऑफिशियली स्टार्ट किया, लेकिन इसकी कहानी और प्लानिंग बहुत पहले हो चुकी थी। मैं खुद डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर भी डिफेंस में, ब्रदर डिफेंस में, तो एक स्टार्टिंग से ताकि हमें डिफेंस में जाना है, कुछ अलग करना है। लेकिन 2011 में एक चैलेंजेस आया कि साइनस की वजह से, मुझे साइनस का इशू है, तो मैं रिजेक्ट हो गया मेडिकल राउंड में। उसके बाद लगा कि कुछ न कुछ अलग करना है, लेकिन मुझे एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था जहाँ पर मैं कुछ अलग करूँ, क्योंकि मन में तो यही था कि देश सेवा करना है। उसके बाद फिर 2019 में जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था, मुझे भी कोविड हुआ, और उससे पहले हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा अपना खुद का एक इंटर्न ज्ञान के नाम से रिक्रूटमेंट फर्म था, जहाँ पे मैं IT और नॉन IT के लिए ऑल ओवर इंडिया के लिए हायरिंग करता था। और इतनी इनकम आती थी पूरे साल में कि एक होता है ना कि 18 से 20 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ज़िंदगी सक्सेसफुल इंसान की तरह जी रहे थे। लेकिन कोविड में मैंने एक चीज़ देखा कि उसमें दिल्ली में हर जगह सन्नाटे ही सन्नाटे थे, हर जगह लाशें जा रही है। बहुत लग रहा था कि हर एक अगला इंसान जिंदा रहेगा कि नहीं, क्योंकि एक नॉर्मल एक पैरास्टामोल टैबलेट भी उसमें नहीं मिल रहे थे। उस समय जब मैं निकला सर, मैं खुद भी अकेला था और मैं किसी को बताया भी नहीं था कि मुझे भी कोविड हुआ है। उस समय मुझे एक रावत जी करके और उनकी वाइफ, दोनों का एज 65 to 70 ईयर्स ओल्ड होंगे और 100% ब्लाइंड, तो एक बंद शॉप के सामने ना वो अपना हाथ फैला रहे थे। क्योंकि देखिए, जब भी आपने कभी देखा होगा ब्लाइंड लोगों को भीख मांगते हुए, तो उनको दिखाई नहीं देता है ना, तो वो सामने, उनको नहीं पता कि मैं किसको मांग रहा हूँ और क्या मांग रहा हूँ। और वो दुकानें बंद थी क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था, है ना, लॉकडाउन लगा हुआ था। तो वो मैंने देखा तो मेरे आँख से उस समय आंसू आ गया। उस समय मुझे लगा कि मेरा तो कोई भरोसा है नहीं, ज़िंदगी में कोविड हुआ है और बचूंगा कि नहीं बचूंगा, लेकिन अगर बच गया मैं तो अपना पूरा जीवन इनको दूंगा। और 3 से 4 दिन बाद धीरे धीरे टाइम लगा मुझे वापस आने में, रिकवर करने में। ठीक हो गया। ठीक होने के बाद मेरा रिक्रूटमेंट का जो अपना काम था उसको कम कर दिया, टीम हायर कर लिया। मैंने बोला तुम लोग ध्यान दो, मैं कुछ और अभी प्लानिंग कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ NGO में मैंने मिलना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं भी सर 2015-16 में बैंकिंग का, SSC, रेलवे का प्रिपरेशन किया था। तो मुझे आइडिया था कि अगर विजुअली चैलेंजेस लोगों को अगर हेल्प करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई और लगभग 8 से 10 NGO के साथ मिलके उनके वहाँ के गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए मैंने वर्क स्टार्ट किया था। लेकिन मैंने देखा कि सर बॉयज़ के लिए तो बॉयज़ कहीं भी जाएंगे, रूम लेकर रह सकते हैं, रास्ते में अकेले चल सकते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्टीज नहीं है। लेकिन जहाँ समाज की बेटियाँ आती हैं और ब्लाइंड आती है, वहाँ पर उनके लिए डिफ़िकल्टीज है। मैंने बहुत लड़कियों से पूछा तो उन्होंने
बताया ऐसे कि जो उनके साथ छेड़खानी होती है, चाहे किसी ने ट्रेन का कहानी सुनाई, किसी ने मेट्रो की कहानी सुनाई, तो मुझे लगा कि नहीं, गर्ल्स के लिए करना है हमें। और उसके बाद मैंने गर्ल्स के लिए प्रॉपर, बॉयज़ के लिए भी मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन गर्ल्स के लिए ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। तब से ये चीज़ सोचा। नाम उस समय हमारे पास नहीं था, बाद में नाम मिला, लेकिन नाम से पहले मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था एज ए वॉलंटियर। ओके, ग्रेट ग्रेट। और कितने साल हो गए जी? ऑफिशियली सर एनजीओ को हमारे 3 साल हो गए, और सोशल वर्क करते मुझे 5 साल होने वाला सर। ओके जी। एंड यही स्पेसिफिक रीज़न है कि आपने सिर्फ ब्लाइंड लड़कियों को चूज़ किया था? हाँ, लड़कियों के लिए चूज़ किया, क्योंकि सर मैंने डिफ़िकल्टीज़ को देखा। आज भी सर आप नॉर्मल लड़कियों की मैं बात करता हूँ, अभी हम मेट्रो सिटी में बैठे हुए हैं, लेकिन आप रूरल एरिया में आज भी देखो सर, कोई गर्ल्स अगर ग्रेजुएशन कर रही है या वो पीसीएस का भी एग्ज़ाम देने जाएगी ना सर, तो उसके साथ या तो उसका फादर जाएगा या उसका ब्रदर जाएगा, क्योंकि एक अलग माइंडसेट होता है बाकी लोगों का भी। और जहाँ ब्लाइंड है, जहाँ लोगों में उनको नहीं पता है उसके बारे में, तो वो अलग नज़र से देखते हैं, उनको छेड़खानी करते, परेशान करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, हमें गर्ल्स के लिए काम करना है। और जो समाज की एक मानसिकता है कि लड़कियां हैं, आज भी देखिए सर रूरल एरिया में क्या होता है, एक पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, उनकी शादी के लिए पैसे बचाते हैं कि इनकी शादी कर दूंगा। इसकी क्या जिम्मेदारी है सर, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको नहीं पता है सर, नहीं करते उनकी शादी पे। और वही है आज सर दिक्कत है कि हमारा समाज आज भी इतना पिछड़ा हुआ है, और ख़ास करके ब्लाइंड कम्युनिटी में सर लड़कियों को सर पढ़ाना तो दूर की बात है सर, घर से भेजना भी नहीं चाहते उनको, एक बोझ की तरह देखते हैं। बोझ की तरह देखते हैं सर। अगर 3-4 बहनों में हमारे पास जब केसेस आते हैं, कोई अगर छोटी बहन ब्लाइंड है या बड़े भाई ब्लाइंड हैं, तो उसको उसी समय घर से अलग कर दिया जाता है उसको। अगर किसी शादी में जाएंगे, फंक्शन में जाएंगे, उसको लेके नहीं जाएंगे, वो अकेले रहेंगे। उनको लगता है कि अगर हम इनको कहीं लेके जाएंगे तो मेरा इंसल्ट फील हो जाएगा कि ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी बच्ची है, उनको इंसल्ट ऐसा लगता है। लेकिन सर आपको क्या बताऊँ, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं कि जब वो स्टोरी बताते हैं कि एक ब्लाइंड लड़की है, मैंने आपका इंस्टाग्राम पे या आपका फेसबुक पे आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एक ब्लाइंड लड़की है जिसको घर वाले परेशान कर रहे हैं, और वो सुसाइड कभी भी कर सकती है, और उसने पढ़ाई अभी तक स्टार्ट भी नहीं की है, आप उसको रखना चाहेंगे, बहुत परेशान है, और उसके घर में उसकी वजह से घर में लड़ाई होती है। मैं पूरा स्टोरी सुनता हूँ, बाद में उनको पूछता हूँ कि आप कौन हैं, तो उस समय बहुत ही बेशर्मी के साथ बोलती कि मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। मुझे इतना बुरा लगता है कि सर आज अगर हमारे बच्चे होते या हमारे अपने फैमिली में कोई डिसेबिलिटी होती तो क्या मैं उसको छोड़ देता, तो उस समय बहुत बुरा लगता है। लेकिन एक संस्था जो है उसी के लिए है सर, मैं भी ढूंढता हूँ ऐसे बच्चियों को, ऐसे बहनों को, जिसको घर से बेघर किया जाएगा, जिसको बेबस किया जाएगा, उसके लिए हमारे पास जगह है, बैटल फॉर ब्लाइंडनेस फाउंडेशन में जगह है, वो आएँ और अपनी ज़िंदगी को संवारें और सजोएं यहीं से। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आज आपके साथ ऋतु जी भी आई हैं, तो पता चला कि एक सक्सेस स्टोरी है। हर सक्सेस के पीछे बहुत संघर्ष होता है, बहुत मेहनत होता है, बहुत ही चैलेंजेस को पार करके लोग सक्सेस को हासिल करते हैं। ऋतु जी थोड़ा बताएंगे अपने जर्नी के बारे में प्लीज़? सर मैं बचपन से ही ब्लाइंड हूँ, और मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया था, मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, तो मैंने हॉस्टल्स में रह करके पढ़ाई की। और देन फिर ये मुझे सर मिले, मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद ये सर मिले मुझे 2022 में। तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जॉब, जब मेरी जॉब लगी सर, जॉब में इनका और मेरे हॉस्टल वालों का ही, जहाँ पे भी मैं किसी भी जिस भी हॉस्टल में रही, उन सबका ही सपोर्ट रहा। बस घर वाले यही सोचते थे कि ब्लाइंड है। मेरे जो एक छोटे मामा हैं, उन्होंने मुझे बदुआ दी थी कि तेरी नौकरी नहीं लगेगी। पहले मतलब बदुआ दी थी, फिर जैसे ही मेरी नौकरी लगी तो पहले कोई नहीं पूछता था, फिर सब लोग पूछने लगे। फिर देन मेरी जॉइनिंग और जो भी सब हुआ उसमें ये सरकार, जो मेरे सर हैं राम कुमार सर, इनका हाथ रहा पूरा। इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, एक पेरेंट की तरह मेरे साथ रहे। और मैं यही मानती हूँ कि अगर आज ये हॉस्टल चला रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये ब्लाइंड लड़कियों के लिए हॉस्टल चला रहे हैं, क्योंकि आज भी ब्लाइंड लड़कियाँ बहुत सारी ऐसी हैं जो भटकती रहती हैं हॉस्टलों के लिए। उन लोगों को हॉस्टल मिलता ही नहीं है, कहीं भी रहने के लिए जगह ही नहीं मिलती है, और पढ़ भी नहीं पाते हैं। ट्रू ट्रू। आपने जो बताया था, जो चैलेंजेस है जब आप पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, किस टाइप के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता था आपको? सर हमें हमारे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता था, तो जैसे स्कूल्स वगैरह में फ़ीस वगैरह मतलब बोला जाता था कि एडमिशन फ़ी होता है वो सब, तो वो सब चैलेंज का हमें बहुत स्ट्रगल, मतलब मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो राम सर ने एक्चुअली कैसे आपको इस फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर लाए, या फिर कैसे ट्रेन किया आपको? सर इन्होंने तो मुझे सब क्या बोलते हैं, मेरे को
मेरे लिए मेहनत किया, बहुत दुआ करते थे, बोलते थे कि कोई बात नहीं, अगर इनसे कुछ, इनके पास कुछ भी हेल्प होता, ओ फाइनेंशियल सपोर्ट होता था तो ये मुझे सपोर्ट करते थे। और कुछ मेरी अपनी एक होती है सर ब्लाइंड का मतलब पेंशन आता है, तो उस आता था, मतलब अब तो खैर जॉब है, तो उससे ही मैं अपना खर्चा चलाती थी। मेरे घर वाले मुझे आज तक कभी कोई खर्चा 1 रुपया भी नहीं देते थे। ओके, अभी आप घर वालों के साथ नहीं रहते? सर अभी तो मेरी जॉब लगी तो रिसेंटली मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी दिसंबर में, तो अभी मैं तो नोएडा में रहती हूँ वैसे। और आज मुझे बहुत खुशी है कि इनकी सर की वजह से ही मैं जॉब पर हूँ। और ये मुझे सर जॉइनिंग टाइम तक सर पूरा इतना, सर आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति किसी के लिए टाइम निकाल रहा है अपना काम छोड़ के, तो बहुत बड़ी बात। सही बात, बहुत बड़ी बात होता है जी। एंड आपको वो सक्सेस के मंजिल तक पहुंचाना, ये अलग लेवल की मेहनत है। आपका मेहनत के साथ साथ सर का भी मेहनत है। ये जीत सिर्फ आपका नहीं, सर का भी जीत है जी। एंड आई एम श्योर आपको देख के, सर ट्रू आपको देख के आई एम श्योर बहुत सारे लड़कियों की जो विजुअली ब्लाइंड है, मुझे अगर सर ने मुझे सपोर्ट किया है तो बहुत सारी लड़कियां मतलब मेरे को देखते हुए बोलती हैं कि हम सर इनको इतना फ़ोन करते हैं, हॉस्टल में रहने के लिए बोलते हैं, तो सर कभी भी किसी को मना नहीं करते हैं। सर हमेशा यही बोलते हैं कि बहन तुम्हें कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मैं 2 बजे भी रात को हाजिर हूँ। बहुत बढ़िया जी। एक तो एक्चुअली ताली बजाने की तारीफ है राम जी, सच में बता रहा हूँ, दिल से आपके लिए थैंक्स जी। क्योंकि ये ना एक विजुअल इम्पेयर लोगों को, स्पेशली अगर कोई फीमेल वगैरह है, तो एकदम बोझ की तरह देखती है जी। घर वाले भी, समाज भी देखते कि यार वेस्ट है। बट उन लोगों को आपने एक आशा दिलाया, होप दिलाया। सिर्फ होप दिलाने नहीं, आपने इनको जीवन का एक ऐसा रास्ता बना के दिया है कि वो गर्व से सर उठा के जी सकते हैं। हम भी समाज में बोझ नहीं है, हम भी समाज को, हम एक हिस्सा है, हम भी इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। ये चीज़ आपने प्रैक्टिकली प्रूव करके दिया है जी। थैंक यू सो मच इस चीज़ को लेके। एंड राम जी, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो आपको जो एनजीओ है अभी करंटली कहाँ पर है आपका? करंटली सर महेंद्र इनक्लेव मॉडल टाउन 3 के पास है। ओके। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वहाँ से 3 किलोमीटर का रास्ता है, इसलिए हमने सेंटर अभी वहीं चेंज किया। वैसे तो मैं सच्चाई बताऊं कि हर 5 से 6 महीने में हम जहाँ जाते लोग हमें वहाँ से भगा देते हैं सर, किसी न किसी रीज़न। क्या है जी? रीज़न सर ये है कि जब मैं पहली बार गया था तो वहाँ पे 2 बच्चियों से स्टार्ट किया था। और स्टार्टिंग क्या हुआ कि जो रूम ओनर थे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। और स्टार्टिंग में उनकी माइंडसेट जो भी थे, उनको लगा ब्लाइंड लड़कियां रह रहे, और मेरा एज कम है, मैंने क्योंकि जल्दी सोशल वर्क स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने माइंड में कुछ सोचा होगा। जब मैंने रूम ले लिया ना, तो तीसरे दिन आके वहाँ पे मैं वहाँ पे था नहीं, वो आके बैठ गए, मुझे फ़ोन किया कि मैं आपके हॉस्टल आया। मैंने क्यों आए हैं आप? तो देखने के लिए। मैंने सर आपका अलाउ नहीं है, आप अंदर नहीं आ सकते आप, तो कोई बड़े लीडर हैं आप उसको ऐसे। और उसके बाद फिर से उन्होंने एक दिन उनका कोई और आ गया ड्रिंकिंग करके हमारे गेट पे। तो मुझे ना सर हमेशा ये चीज़ मन में रहता था कि हमारी बहनें रहती वहाँ पे, और कोई अगर ऐसे आ गया तो हम नहीं छोड़ सकते। उसके बाद फिर वहाँ से 1 महीने में उनको रेंट नहीं दे पाया, फिर उन्होंने धमकी देकर जैसे होता है हमें भगा दिया वहाँ से। दूसरा जगह जाएगा, सेम चीज़ें हुआ। हर जगह सर लोगों का माइंडसेट अलग होता है। जब मैं तीसरे जगह गया तो वहाँ पे मुझसे अजीबोगरीब सवाल पूछे गए। सबसे पहले पूछा गया कि आप इन ब्लाइंड लड़कियों के साथ रात को रहोगे तो नहीं? मतलब क्यों रहूँगा रात को मैं? हम नहीं रहेंगे, सिर्फ ब्लाइंड लड़कियाँ रहेंगे यहाँ पे। लेकिन मैं एक चीज़ समझ चुका था कि सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी मुझे किस नज़र से देखती है। लेकिन मैंने उस चीज़ को फॉलो भी किया। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि आज के बाद कभी भी अगर मैं आपको 7 बजे के बाद, रात के बाद अगर आपको नज़र आ जाऊंगा मैं इस एरिया में, हॉस्टल छोड़ दो, इस एरिया में, तो आप मुझे उसी दिन खाली करा देना। मैं कभी नज़र नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारी चीज़ें, मैं एज ए वॉलंटियर काम किया, मैं इस चीज़ को फेस किया हूँ। गर्ल्स यहाँ सेफ्टी से रहेगी, मैं यहाँ नहीं आऊँगा, और कोई भी मेल नहीं आएगा, क्योंकि मैं सर किसी मेल स्टाफ को रखूँगा, मैं उस पर भरोसा करूँगा। तो बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, दिक्कतें होती है। किसका माइंडसेट क्या है मुझे नहीं पता, मुझे मेरा माइंडसेट पता है। इसलिए सर आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, हमारे पास एक भी मेल स्टाफ नहीं है मेरे अलावा, ठीक है, सारे फीमेल स्टाफ हैं। और जो शेल्टर है वहाँ पे एक दीदी खाना बनाने के लिए है, एक दीदी जो वार्डन है 24/7 वहाँ पे रहते हैं। बच्चे कहीं भटक गए, गूगल मैप भेज दिया उसको। हम वहाँ पे कभी इंटरव्यू होता है, कुछ भी ऐसा होता है, एज ए मेल या कोई डोनर आने वाले हैं तो जाते हैं। बाकी वही सब हैंडल करते हैं। और हमने फ्रीडम दिया उनको सबको कि आप वुमेंस के साथ हो, सेफ्टी के साथ हो, पूरे जोश से पढ़ाई करो अच्छे से, आपको कुछ खाना है, कुछ भी ऐसा रूल रेगुलेशन बना के रखा है, इनको दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। बच्चे सर हर दिन जो खाना खाते हैं मैं उसका भी फोटोग्राफ्स मंगाता हूँ, और पूरे क्वालिटी, खाने की क्वालिटी को चेक करता हूँ कि नहीं, इनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इनको हमेशा प्राउड फील करना चाहिए। हर जगह सर छोटा से छोटा दिक्कत होता है। 4 महीने में, 5 महीने में हमारा एड्रेस चेंज करना पड़ता है। आज यहाँ हूँ, आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं महेंद्र इनक्लेव में हूँ,
हो सकता है 6 महीने बाद अब हमारा दोबारा अगर इंटरव्यू करेंगे मैं कहीं और शायद रहूँगा उस समय। नहीं जी, होपफुली, लेकिन मैं अपना व्यूअर्स को और मेरा शो में जो इन्फ्लुएंसर्स आए हैं उन सबको मैं पर्सनली रिक्वेस्ट भी करूँगा कि समाज में जो हेल्प ऐसे कर रहे हैं आप जैसे लोग, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर कि मेरे जो पॉडकास्ट में जो लाए हैं इन्फ्लुएंसर्स, वो बाकी लोगों को बहुत सारा हेल्प करते हैं। सोशल वर्कर्स बहुत सारे लोग हैं, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। इनको पर्सनली भी मैं मैसेज करूँगा आपको हेल्प करने के लिए। एंड साथ ही साथ एक चीज़ पूछना था, आप इनको जॉब्स के लिए ट्रेन करते हो, लाइक आप कैसे ट्रेन करते हो जी इनको? हमारे सर जब भी कोई गर्ल्स आती है तो मैं फोकस करता हूँ कि कोई एजुकेशन बैकग्राउंड से आए, भले ही उसकी पढ़ाई 10 तक ही क्यों न हुई हो। और क्योंकि मैं भी सर एक स्टूडेंट रहा हूँ और बैंकिंग का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, रेलवे का प्रिपरेशन किया था। अच्छा, नाइस। हाँ, लेकिन मुझे आइडिया था कि अगर इनके लिए कुछ हमें बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं। Okay. और हमारी जर्नी से बहुत अच्छी रही। एज ए वॉलंटियर जब हमने स्टार्ट किया तो मैं क्या करता था कि आज अगर किसी का एग्ज़ाम है बैंक का, तो मुझे पता था कि बैंक का एग्ज़ाम है तो अगर 1000 नॉर्मल स्टूडेंट होंगे तो 2-4 ब्लाइंड बच्चे ज़रूर होंगे। तो मैं जाता था वहाँ, उनसे बात करता था और एक ब्रेल में छोटा नोट्स में लिख के रखता था। अच्छा। मेरा नाम राम कुमार और कॉन्टैक्ट नंबर। उनको बोलता था देखो अगर आपको राइटर चाहिए या ऐसे कुछ भी हेल्प चाहिए ना तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं एज ए वॉलंटियर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ। तो वो लेके जाते थे। वहीं से मुझे बच्चे मिली, पहली 2 बच्चियाँ मुझे मिली। और आज आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, 2 साल के अंदर आज एक बच्ची मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब कर रही है। पिछले महीने उसकी शादी भी हुई है और एक गर्ल्स का सिलेक्शन हो गया है। आगे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हमें सर ये चीज़ पता था कि इनको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ब्लाइंड स्टूडेंट्स को अगर आपको प्रिपरेशन कराना हो तो नॉर्मल कोचिंग चाहिए उसके लिए। अब मुझे पता था कि अगर किसी को कोचिंग चाहिए तो फिर उसको जो बड़े कोचिंग है आपको वहाँ बात करना है। इसके लिए करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग सबके लिए क्लासेस देने हैं। राइटर भी इनको जो समझे वो वैसे राइटर भी देने हैं। और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो सर बर्डन आता है ना, आपको यकीन नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं एक फॉर्म फिलअप करने में 100 से 150 रुपये का खर्चा आता है सर। अच्छा, आप यकीन करेंगे उनके पास वो भी नहीं है। मैं उनको पूछता था कि इस बार का एग्ज़ाम सारे लोगों ने दिया, आपने क्यों नहीं दिया? तो वो शर्म के मारे कैसे बताते सर, नहीं बता सकते थे। लेकिन जब मैं बार बार पूछता कहाँ दिक्कत है, वो मैं कैसे हेल्प करूँगा, जब मुझे आप बताओगे तभी तो हेल्प करूँगा। तो बोलते थे सर कि मेरे पास 150 रुपये भी भैया फॉर्म भरने के नहीं है, मैं कैसे करूँगी। उसी वक्त से सर मुझे एक आइडिया है, मुझे क्यों इसके लिए एक मंथली स्कॉलरशिप हम लाते हैं। और फिर हमने मंथली स्कॉलरशिप लॉन्च कर दिया। आज सर 25 से ऊपर 40 के आसपास ऐसे बच्चियां हैं जिनको हर महीने फिक्स है उनको स्कॉलरशिप आना है 1200 का, जिससे वो हर महीने जो भी फॉर्म वगैरह होंगे वो फिलअप करेंगे। इसके अलावा उनका सबसे बड़ा बर्डन था कि एक साल में 3 से 4 उनको एग्जामिनेशन देना है। एग्जामिनेशन देने में उनको राइटर की रिक्वायरमेंट होती है सर। और राइटर में भी जो मुझे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चीज़ों को समझिए। 90% वॉलंटियर्स पैसों की रिक्वायरमेंट करते थे कि आप ब्लाइंड हो, मैं आपका एग्जाम दूंगा लेकिन मुझे 4000 चाहिए, 5000 चाहिए, सीरियसली। और 10% सोशल थे। आप समझिए जो सोशल इनके साथ जुड़ रहे हैं, किसी बहन का, किसी भाई का आपने एग्ज़ाम दिया, उनके साथ में उनका हेल्प किया, उनको नोट्स दिए, और वो पूरी ज़िंदगी आपको याद रखेंगे क्योंकि वो सक्सेस हो रहे हैं और अपने सक्सेस जर्नी में आपको कभी नहीं भूल सकते। और आप जब भी अच्छा कुछ करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज राइटर के लिए होता है। जब भी किसी राइटर से बात करेंगे तो एक अपना फाइनेंशियली मार्केट चलता है। ब्लाइंड कम्युनिटी में भी अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिसके पास पैसे हैं वो अपने अच्छे राइटर को लेके जाएंगे, उनका एग्जामिनेशन हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, एक भी ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं ना बार बार, फिर बहुत तकलीफ आती है। तो इन चीज़ों को मैंने चैन तोड़ने की कोशिश की। मैंने मुखर्जी नगर में बहुत बार मैं बैनर लेके खड़ा होता हूँ कि हाँ एग्जामिनेशन से पहले कि मुझे राइटर चाहिए, और बहुत सारे सोशल राइटर मिले, बहुत सारे बच्चों को एग्जामिनेशन भी हुई। और कहीं मुझे लगता है कि इनको राइटर को पे करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे मेरे अनजान वॉलंटियर्स हैं, डोनर्स हैं, मैं जिनको हमेशा दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैंने उनको मिला नहीं है, ना उनको देखा हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, जिन सपोर्ट की वजह से इतनी सारी लड़कियां एग्ज़ाम देती है। और मुझे बहुत गर्व के साथ कह रहा हूँ सर, इस बार जो SBI का क्लर्क का एग्जामिनेशन हुआ है, हमारे यहाँ से 8 बच्चियों के सिलेक्शन प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं और बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इसमें से गारंटी है कि सर 4 to 5 गर्ल्स का सिलेक्शन, जिसमें एक बॉयज़ भी हैं, उनका सिलेक्शन होगा सर, और वो बैंक में जॉब करेगा। और ऋतु जी को आपने कैसे ट्रेन किया है? ऋतु सर मुझे मिली थी 2021 में। और मैं जब इससे मिला पहली बार तो मैंने देखा एक अलग डेडिकेशन था इसका। ब्लाइंड फील्ड में और ब्लाइंड लड़कियों को जिंदगी में मैंने पहली बार देखा था। जब मैं इससे पहली बार मिला तो ये इसने थोड़ा बातचीत किया और इसके बारे में बताया, और इसने मुझे बोला कि भैया आपका जी ये टी शर्ट का कलर है, ये ऑरेंज है क्या, रेड है क्या?
कुछ ऐसा मुझे बोला, मुझे डाउट हो गया क्योंकि मैं ब्लाइंड लड़की से पहली बार मुझे बोला ये झूठ बोलती है, ये इसको कलर कैसे पता चला मेरे टी शर्ट का। फिर मैंने बोला एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं पूछिए भैया। मैं बोला तुम्हें दिखता है तो फिर तुम क्यों बोलते हो ब्लाइंड हो? फिर ये हंसने लगे। इसने मुझे समझाया कि ब्लाइंड में एक ब्लाइंड होता है, एक पार्शली ब्लाइंड होता है, एक कलर ब्लाइंडनेस होता है जिसको हमें ना कलर थोड़ा सा दिखता है, तो इसलिए मैंने देखा। तो फिर मैं उस दिन से सोच लिया कि ये तो बहुत अच्छी नॉलेज है। और मैं सच बताऊं, आज मैं सर इतने लोगों का हेल्प किया, इतने लोगों को करता हूं, मैं हमेशा इन्हीं सबको क्रेडिट देता हूं। मैं इनसे पूछता हूं प्रॉब्लम्स, इनसे ही पूछता हूँ सॉल्यूशन कि मैं कैसे आपका हेल्प कैसे कर सकता हूँ, या कोई बॉयज़ का नंबर आए, किसी को हॉस्टल चाहिए उसको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों के कॉन्टैक्ट नंबर आ गए उसको कैसे, तो यही सब गाइड करती है। और सच में सर मेरा ज़िंदगी में कभी मन नहीं था कि मैं हॉस्टल स्टार्ट करूँगा, मैं NGO स्टार्ट करूँगा। मुझे ये था सोशल वर्क करना है, मेरा अपना पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं है, जो भी मेरा पूरा जीवन है इनके लिए देना है जब तक मेरी सांसें चलेगी। सर ये तो बहुत सॉरी बीच में, हाँ जी बताइए। ये तो बहुत मतलब डरते थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि कभी ऐसा मतलब जिसने नहीं चलाया होता उनको थोड़ा लगता है, बहुत घबराते थे। तो इनको मैं ही बोलती थी कि नहीं सर आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो। और आज आप अब जैसे खुद ही बता रहे हैं सामने कितना इतना इन्होंने मेहनत किया कि आज अपनी ज़िंदगी में ये सक्सेस हैं, और लड़कियां भी इनकी वजह से सक्सेस हैं। ट्रू ट्रू। एक्चुअली आपको अगर किसी को मैसेज देना हो, जैसे विजुअल इम्पेयर्ड लड़कियों को जो निस्सहाय फील करते हैं या वो सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ज़िंदगी में, उनका हौसला कैसे बढ़ाना चाहोगे आप? सोच के बताइए सर। हम जैसे अगर कोई लोग अभी जैसे थोड़ी देर पहले सर ने बताया था कि बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम उनके घर जाके हम उनको अपना एग्जाम्पल देंगे कि आज देखो हम भी मतलब कभी ऐसे थे, फिर हम भी बाहर निकले, हमने भी पढ़ाई की, आप इन्हें भेजो तो सही, निकालो तो सही। हम उनको हौसला देते हैं कि इनकी जॉब ज़रूर लग जाएगी, आप एक बार बाहर तो निकालो। फिर कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं कि उनको लगता है जब उनके बच्चे लग जाते हैं तो बोलते हैं, फिर वो हम लोग जैसे सर को या सर ही मतलब इतना करते हैं, ऐसे तो इधर उधर जाके मैं तो नहीं जाती, खैर सर ही जाते हैं, तो ये इतना बताते हैं, हौसला सर ही देते हैं कि विजुअली पढ़, मतलब हम मेरा एग्जाम्पल दे के या और भी जो लड़कियां हैं उनका एग्जाम्पल दे के हौसला देते हैं। और कहीं अगर मैं बस यही कहती हूँ कि आज भी कभी भी आगे जीवन में सर को ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा सर के साथ ही खड़ी हूँ। ऑसम जी, ऑसम, थैंक यू। राम जी एक चीज़ जानना था, सी डेफिनेटली हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं लैग है, या फिर ऐसे नहीं बोल सकते कि विजुअल इम्पेयर्ड को लेके इतना फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आपके हिसाब से आप इतने सालों से चला रहे, इनको सपोर्ट कर रहे, सिखा रहे, बहुत सारी चीज़ें ट्रेन कर रहे हैं, आप क्या रिक्वायरमेंट्स चाहते हैं या फिर क्या सजेशन देना चाहेंगे कि अगर ऐसा होगा तो लाखों हज़ारों लोगों की फ़ायदा हो पाएगा करके? देखिए सर, गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छा काम कर रही है इस फील्ड में, बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है, हर जगह ले रही है। लेकिन सर इसका नाम है नॉन प्रॉफिट। इस फील्ड में अगर सर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं या बड़े बड़े स्टार्टअप हैं, अगर इस फील्ड में आएंगे, क्योंकि आज देखेंगे सर एक नाम होता है पढ़ाई के बाद, आप पढ़ाई पूरी करने में क्या करोगे, तो एक होता है बिजनेस करेंगे। लेकिन जिसका बिजनेस माइंड से यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ आपको एक ही चीज़ मिलेंगी, आपको बहुत तसल्ली मिलेगी और आपको लगेगा आप ईश्वर के साथ बैठे हुए हैं, उनके चरणों में, आपको इतनी खुशी मिलेगी। इस फील्ड में अगर ऐसे लोग आते हैं सर जो इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, लेकिन आप देखेंगे सर, आप हर जगह स्कूल खुल रहे हैं, नॉर्मल स्कूल बच्चों की बात कर रहा हूँ, और हॉस्पिटल खुल रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस खुल रहे हैं, लेकिन ब्लाइंड लोगों के लिए क्या, या डिसेबिलिटी के लिए क्या खुल रहा है इनके लिए? मैं अभी सर आपको बताते हुए मुझे बहुत शर्म हो रही है ऐसे, जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, आज़ादी के बाद आज भी वहाँ एक भी ब्लाइंड स्कूल नहीं है। पूरे 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर के आसपास में ब्लाइंड लोग तो हैं, लेकिन स्कूल नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। और मैं अगले महीने से स्टार्ट करने वाला हूँ 25 बच्चों के लिए स्कूल, ब्लाइंड बच्चों के लिए, और अगले महीने स्टार्ट हो जाएगा सर। तो मैंने उन चीज़ों को देखा है, जब लोगों को बताया कि हम स्टार्ट करेंगे तो फिर लोग भी पूछते हैं कि बताओ यार, कुछ न कुछ इसको कहीं ना कहीं चेकअप कराना चाहिए, बताओ इतना पढ़ाई लिखाई किया, इतना बिजनेस किया, कुछ किया, इसको तो एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। नॉर्मल बच्चों के लिए स्कूल स्टार्ट करो, आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, मंथली फीस, स्कूल में बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि सर मैं जिसके लिए काम करना चाहता हूँ, जो बनाना चाहता हूँ, मुझे लगता है सर अगर लोगों का माइंडसेट अगर चेंज हो और यूथ अगर सामने आए, इनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। ज़रूरी नहीं है कि उनको NGO खोलने की ज़रूरत पड़े, अगर कोई टीचर हैं तो इनके लिए ऑडियो नोट्स दे सकते हैं, बुक दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर है, उनके यहाँ कोई ऐसे पेशेंट आते हैं, कोई अगर आइज स्पेशलिस्ट हैं, अगर किसी बच्चे को गाइड करना है, उनको गाइड तो कर सकते हैं सर। अभी पिछले 2 साल में मुझे लगता है सर कम से कम मुझे 5000 से ऊपर कॉल आए होंगे सर,
ठीक है। और मैंने उनका क्या हेल्प किया बताऊँ आपको? कुछ भी हेल्प नहीं किया। मेरे पास कोई कॉल आया मेरठ से, मेरे बच्चे हैं 8 साल के 10 साल के, वो ब्लाइंड हैं, मैंने आपका एक वीडियो देखा, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए बताओ, आप इसको लेके चले जाओ, एक तो गाइडेंस के लिए। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि सर आप मेरठ में, सर आपके बगल में ब्लाइंड स्कूल है, सर आप आगरा में, वहाँ भी ब्लाइंड स्कूल है। तो लोगों को जगह मिला, क्योंकि सबको नहीं पता सर, तो लोग वहाँ से निकले, पहुँचे। मुझे लगता है कि इस फील्ड में अगर नए यूथ आएंगे, इनके लिए नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, कोचिंग के लिए बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक रहने के लिए, खास करके गर्ल्स के लिए अगर हो तो, जैसे सेफ्टी प्रॉब्लम को देखते हुए उनके लिए हॉस्टल हो, इन हाउस क्लासेस हो, कंप्यूटर क्लासेस हो, और अगर कॉर्पोरेट अगर चाहे तो एक बच्चों को जॉब भी दे सकते हैं सर। मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप CSR के थ्रू फंड्स देते हैं, लेकिन आप कम से कम एक बच्चियों को ज़िंदगी दीजिए, एक बच्चियों को जॉब दीजिए। और ये बच्चियां आज देखिए बैंकिंग सेक्टर में, हर सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं। ये आपके यहाँ नॉर्मल लोगों की तरह काम करेंगे। आप जिस तरह से लोगों से टैली पे, कंप्यूटर पे, MS वर्ड पे, एक्सेल पे काम कराते हैं, वैसे भी ब्लाइंड लोग भी काम करते हैं। लोगों को अवेयर करता हूँ मैं। तो अगर सर समाज में यूथ आगे आएंगे, इनके लिए हर जगह कुछ न कुछ बना। ग्रेट। आपने एक चीज़ बोला था कि ब्लाइंड लड़कियाँ, ब्लाइंड लोग भी MS ऑफिस, एक्सेल पे काम कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है? कोई स्पेशल टूल है? सर ट्रेनिंग इसका है? एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं जॉज। उसकी फुल फॉर्म है जॉब एक्सेस विद स्पीच। उसे आप एक्सेल वगैरह सारा चला सकते हैं। बड़ी बढ़िया सा। ऑसम जी, ऑसम। एक ऐसा कोई मिथ या मिसकॉन्सेप्शन बता दीजिएगा जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपने देखा लोगों में जो होता है ब्लाइंड लड़कियों को लेके। ब्लाइंड लड़कियों को लेके एक ही चीज़ सबसे बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है सर, हमारे पास बहुत सारे ऐसे डोनर्स आते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, और वो एक शब्द बोलते हैं, बहुत दया भाव से बोलते हैं कि ईश्वर ने इनके साथ क्या किया, अब तो ये जीवन में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, इनके लिए मैं कुछ खाना देना चाहता हूँ, या इनके लिए एक दिन भंडारा करा देता हूँ। तो जब ऐसी चीज़ें मेरे साथ, तो मैं उनसे थोड़ा लॉन्ग बातचीत करता हूँ और मैं उनको समझाता हूँ, नहीं सर ये बहुत कुछ कर सकते हैं सर। हमारी जो पहली बच्ची थी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, दूसरी बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है, और आप आइए सर, मैं आपको सबके स्कोर कार्ड दिखाऊंगा सर, ये बहुत अच्छा कर सकती है और हमसे अच्छा कर सकते हैं सर। आज हम मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, नेट बैंकिंग, तो हमें लगता है कि ब्लाइंड लोग ये कैसे यूज करेंगे, लेकिन इनसे सर मिलो, इनके फ़ोन चेक करो सर, सोशल मीडिया ये भी हैंडल करते हैं, नेट बैंकिंग ये भी चलाते हैं, गूगल पे ये भी करते हैं, इनका भी UPI ID बना हुआ है। जो काम हम लोग करते हैं हमसे अच्छे करते हैं सर। तो लोगों को वो भरोसा नहीं होता है, फिर इन लोगों ये करके दिखाते हैं, फिर लगता है कि नहीं इनके पास टेक्नोलॉजी है, ये इनके पास एक्स्ट्रा पावर है, इनके पास अलग डेडिकेशन है काम करने का, तो फिर लोगों को लगता है कि नहीं वाकई में ये भी हमसे ज़्यादा काम कर सकते हैं, हमसे बेहतर कर सकते हैं, और हमसे कंधे से कंधे मिला के काम कर सकते हैं। तब लोगों को भरोसा होता है कि नहीं सच में ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ऑसम। आपका फंडिंग वगैरह कैसे चलता है जी? कहाँ से आता है, या फिर लाइक हाउ एग्जैक्टली आप पूरा प्लान करते हैं? फंडिंग के लिए सर सच बताऊं तो जब हमने स्टार्टिंग किया तो हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन से जो इंटर्न यहाँ से जो भी मुझे इनकम होता था मैं उसी से सब कुछ करता था। और जब इन लोगों में ज़्यादा बिजी हो गया एग्जामिनेशन सेंटर में, तो मेरा अपना बिजनेस था, वो मुझे मन भी नहीं लगा काम करने का कि मैं वहाँ टाइम दूँ, क्योंकि इनके लिए टाइम देना, तो वो भी मेरा बंद हो गया। और फिर उसके बाद मैंने एक छोटा सा लोन लिया इस कोटक महिंद्रा से क्रेडिट कार्ड में, 3 महीने पहले उसका EMI लास्ट गया है। लेकिन उसके बाद सर जब भी मैं यह बात बोलता हूँ मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि आप यकीन करेंगे जब हमारे पास 2 बच्चियों से 4 हुए तो उस समय कभी हमारे पास कुक को देने के लिए पैसे नहीं थे। सब कुछ लगा था कि अगले महीने बंद होना ही है, लेकिन एक कहते हैं ना कि कोई न कोई ईश्वर किसी न किसी रूप में जब भी आपके ज़रूरतें हैं और आप शिद्दत से काम कर रहे हो तो आपके पास भेजते हैं। मेरे पास जब सब कुछ ख़त्म होने लगा, मुझे लगा कि अब मैं हार जाऊँगा, मैं इसके लिए काम नहीं कर पाऊँगा, तब मेरे पास एक मुंबई की ऑर्गेनाइजेशन आई और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं 2 बच्चियों का एक्सपेंसेस 1 साल का आपको दूंगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप इसको कंटिन्यू करो, बंद मत करना। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, 3-4 महीने सपोर्ट किया, फिर लगा कि देखो आपके पास फंड्स आ रहे हैं, कोई चावल दे रहे हैं, कोई दाल दे रहे हैं, कोई दूध दे रहे हैं, कोई स्कॉलरशिप के फंड्स के पैसे दे रहे हैं, कुछ आप अपने साइड से कर रहे हो जो कमियाँ हो रही है, लेकिन कब तक करोगे। फिर लगा कि अब फिर सब कुछ बंद होने वाला है। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आई और उन्होंने पूरे 1 साल के लिए सपोर्ट किया। एक टाइम ऐसा आया कि अगले महीने के रेंट देने के हमारे पास फंड्स नहीं थे, तब मुझे एक बहुत बड़े लॉयर मिले और मैं जब उनके कैबिन में गया तो मैं डरा हुआ था, क्योंकि एक पुलिस और लॉयर जहाँ होते हैं हमारे घर के फैमिली मेंबर में, तो हमें बड़ा डर लगता है उनसे। मैं उनके पास गया, लेकिन इतनी शिद्दत से उन्होंने सर मुझे बिठाया, बोला राम जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, आइए बैठिए। अब उन्होंने 3 महीने का रेंट का मुझे चेक काट के दिया सर। और सच बताऊं आज भी मैं उनको ईश्वर की तरह मानता हूं, और मैं हमेशा बोलता हूं कि सर आपने मुझे बचाया है। उस दिन के बाद सर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े,
आज भी मुझे बहुत सारे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है जो हमारे मुहिम में शामिल हो, हमें सपोर्ट करे इन बच्चियों को हेल्प करने के लिए। और वहीं से एक जर्नी स्टार्ट हुआ सर। आज बहुत सारे ऐसे डोनर्स हैं जो यूएसए में रहते हैं और हफ्ते में एक दिन उनका फिक्स है कि वहाँ से ब्लिंकिट के थ्रू ऑर्डर करते हैं हमारे यहाँ वेजिटेबल। अच्छा। ठीक है, हाँ। फिर मैं छोटा सा एक वीडियो बना के उनको शेयर करता हूँ बच्चियों के साथ में। बहुत सारे ऐसे मैं उनको हमेशा ईश्वर का दर्जा देता हूँ। जिनको मैं नहीं जानता हूँ, जिनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, वो एक भगवान की तरह आके मेरे हाथ को पकड़ा है और इन बच्चियों को हेल्प करने के लिए उनका सपोर्ट है आज, तो इतना बड़ा काम कर पा रहा हूँ। बट ईश्वर का आशीर्वाद है सर कि बहुत सारे लोग साथ देते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं और प्रोफेशनली साथ देते, सपोर्ट करते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली सब चलता रहता है। सर लेकिन उनका हाथ है तो पहले तो यही है ना हमारे लिए। अगर ये मेहनत नहीं करते तो वो कहाँ से आते? हाँ, ये तो आपने जो बताया तो 100% ट्रूथ है जी। अब पूरा 100% पूरा है ना, बैकअप करती है आपको रितु जी। सही बात है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना है, जो सी आपने पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें बताया था, एनी बैड एक्सपीरियंसेस ये इस पर्टिकुलर रास्ते में आपको जो फेस करना पड़ा? ये एक ऐसा फील्ड है कि बैड एक्सपीरियंस मिलता है सर, ठीक है, और हमेशा मिलते रहता है, हर जगह मिलते रहता है। हमें वो चीज़ सुनना पड़ता है, हमें सहना पड़ता है। अभी मैं रितु के साथ आ रहा हूँ मेट्रो में या कहीं भी, जब मैं स्टार्टिंग में लड़कियों के साथ निकलता था तो कहीं भी कोई पुलिस वाले मिल गए तो मुझे रोकते थे वो। अच्छा। ठीक है, हाँ। वो बोलते थे आप अपना नंबर बताओ, तो मैं अपना नंबर बताता, फिर उसको बोलते तुम अपना नंबर बताओ। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। फिर बाद में मैंने एक दिन पूछ लिया किसी कि सर मतलब कुछ रीज़न है आप नंबर ले रहे हैं? बोला कि निकल जाओ यहाँ से। तो बोला सर मैं निकल जाऊँगा, लेकिन रिक्वेस्ट है सर प्लीज़ बता दो। बोला अगर तुम इसको लेके कहीं जाओगे और कहीं बेच दोगे या कुछ इसके साथ करोगे तो फिर मैं तो तुम्हें पकड़ लूँगा ना। बोला सर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। और मुझे बहुत हंसी आई, गुस्सा भी आया। मतलब कैसा माइंडसेट है कि मैं अगर किसी को लेके एग्जामिनेशन के लिए लेके जा रहा हूँ, कहीं ट्रैवल के लिए लेके जा रहा हूँ, तो फिर वो हम पे ही डाउट करेंगे। एक बच्चियों को एक बार मैं ट्रेन में छोड़ने के लिए जा रहा था सर, 9 बजे के आसपास में मैंने उसको ट्रेन में सीट में अकेले बिठाया और जस्ट वहाँ एक रेलवे का स्टाफ ड्रिंकिंग करके आया था, उसको मैंने वहाँ बैठते हुए देखा। उसने देख लिया था ब्लाइंड है और वो आगे सामने वाले सीट बैठ गया। अच्छा। मुझे लग गया आज की लड़की सेफ नहीं है। हम इतने सारे न्यूज़ देखते हैं कि नॉर्मल लड़कियों के साथ रेप हो गया, ये तो ब्लाइंड लड़कियाँ हैं। मुझे सर उस समय मेरा माइंड काम नहीं करता मैं क्या करूँगा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके वो एक कंप्लेन का था वहाँ पे रेलवे में आनंद विहार में टीसी के पास गया। मैं बोला अभी जो गरीब रथ जा रही है उसमें हमारी बहन बैठी है और वो 100% ब्लाइंड है, आपका स्टाफ ड्रिंकिंग करके है, अगर उसको एक खरोच भी आ गई ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जो मैंने ऐसे बोला ना तो उन्होंने वो खड़े हो गए, उन्होंने पूछा आप कौन हो? बोला मैं कुछ नहीं, मैं साधारण आदमी हूँ, एक NGO चलाता हूँ हमारी बहनों के लिए, बहुत सारी बहनें रहती हैं, उसको खरोच नहीं आनी चाहिए। सर उन्होंने तुरंत कॉल किया और उसको बताया कि आप जिस बोगे में ड्रिंकिंग कर रहे हैं एक ब्लाइंड लड़की बैठी है, ध्यान रखना। और ट्रेन रुकी थोड़ी दूर के बाद सर। और उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उनको कॉल कर दिया है और कंप्लेन करने के लिए थैंक यू, आप लिखित मुझे उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। तो दिक्कतें सर हर जगह होती है, हर दिन होता है। बहुत बार क्या होता है, मेरे यहाँ एक रूल है कि जितनी भी सारी बहन हैं मैं इसको हमेशा फील कराता हूँ कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर में हूँ, तुम्हारा भाई हूँ मैं, तुम्हें डांटने का भी हक है मुझे। हमने एक रूल बनाया सर कि हमारे हॉस्टल में 7 बजे के बाद तुम नहीं आ सकते हो। कहीं कॉलेज गई है, बच्चे हैं सर, आप जानते हैं यंग गर्ल्स कॉलेज जा रही है, हो सकता है कभी किसी रीज़न से लेट हो जाए, लेकिन लेट अगर हो जाए, अगर 7 बजे के बाद आए तो सर दिक्कतें हैं। आप रास्ते में अकेले आ रहे हो, नाइट है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी छेड़खानी हो सकती है, बहुत बार मोबाइल छीना जाता है सर इनका, हाँ, तो कुछ भी सेफ्टी कंसर्न हो सकता है। तो उस सिचुएशन में इनको डांटता भी हूँ कि नहीं आ सकते आप 7 बजे के बाद। लेकिन अगर आ जाते तो मैं भी समझता हूँ कि कभी मुझसे भी लेट हो जाती है, मैं इनको समझाता हूँ। तो हमें सर ना बैलेंस बना के हमेशा चलना पड़ता है और हर दिन इनके लिए लड़ना पड़ता है और हर लोगों से लड़ना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी का बर्थडे होता है तो मैं सबको लेके अपने 2-3 महीने का इकट्ठा, जिसका बर्थडे है सब लोग चलो अपने मनपसंद का ड्रेस खरीदो और जब बर्थडे होगा तो आपस में गर्ल्स जो भी हैं, स्टाफ हैं, वॉलंटियर्स आएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। मुझे ऐसा उसको जो खाना हो, जो दूसरे को खिलाना हो, सब कुछ। और डोनर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पूछते रहते हैं राम जी नेक्स्ट बर्थडे किसका है, इस बार बर्थडे मैंने मनाना है, इस बार केक मुझे लाना है। सब अच्छे लोग मिले हुए हैं सर और बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। बस यही है कि सर दिक्कतें, कभी अगर मैं किसी शॉप पे भी चला जाऊँगा, ये बहनें भी ऐसा बताती है और मैं भी साथ में हूँ, तो लोगों को लगता है कि ये आदमी उससे भीख मंगवा रहा है और कुछ मांगने के लिए आया है। एक बार ऐसा हुआ कि सर उसको शॉपिंग के लिए मैं वॉलंटियर साथ लेके गया तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी नहीं, अभी बाहर निकल जाओ। क्या हुआ, मैं पर्सनली गया। बोला नहीं आप मांगने के लिए आया हूँ। नहीं सर मेरे पास पैसे भी हैं, मैं मांगने नहीं आया सर, मैंने इनको शॉपिंग करवाने के लिए, इनका बर्थडे है। और ये सर कोई मांगने वाले नहीं है सर, ये हंसराज कॉलेज में पढ़ते, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो फिर वो रुक गए, फिर उनको शॉपिंग कराया। मैंने सर एक रिक्वेस्ट है सर, आप ऐसे मत करना कभी, ठीक है आपके पास कोई मांगने के लिए आता होगा, कुछ मजबूरियाँ होंगी सर, कुछ दोगे ना आप,
अच्छा लगे, कोशिश करना सर उसका हाथ पकड़ने का। आपका जो इतना बड़ा बिजनेस है ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अभी जब भी जाता हूँ तो वो हमेशा उस चीज़ को एग्री करते हैं, ठीक है, और दोनों हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे राम जी आपका सीख मुझे हमेशा याद दिलाता है। तो दिक्कतें होती है सर, हर जगह होती है, लेकिन एज ए सोशल वर्कर हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। मैं हमेशा मानता हूँ कि ईश्वर ने हमें यही काम के लिए रखा है, हमें मजबूत बनना है, कोई हमारे बारे में कुछ भी बोले कैसे सब चलता है, ठीक है। एक 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। हाँ बिल्कुल। तो जाने वाले के लिए वॉशरूम। उस चीज़ ने सर मुझे मेंटली ऐसा हिला दिया ना, और मेरी जितनी सारी बहनें सबको पता है कि मेरी ज़िंदगी में 2 चीज़ें हैं, एक हैकर वाला और दूसरा स्टार्ट कर दी। एक बार मैं इतना बिजी रहता हूँ इनके काम में मैं इतना बिजी रहता हूँ कि दिन में मैं कब काम करके वापस रात को आया, अपने बिस्तर पे सोया, कैसे सोया, सुबह वैसे ही उठता हूँ मैं। एक बार मेरे यहाँ नस दब गया सर, है ना, और स्पाइनल इंजरी हो गई मुझे। आज भी मैं इस हाथ से कुछ भी सामान नहीं उठा सकता उस दिन के बाद। आज भी मुझे बॉडी पेन करता है पूरा, मैं चल नहीं सकता हूँ। मुझे उस दिन के बाद बहुत इलाज कराया, सही नहीं हो पाया, और मैं वैसा टूटा सर कि मुझे लगा शायद मैं इसके लिए खड़ा नहीं हो पाऊंगा, इनके लिए काम करने के लिए। जितनी सारी बहनें सब फ़ोन करेगी हर 10 दिन में, आज भी इसको पता है कि भैया अभी भी ठीक नहीं है, पूछती रहेगी वो आपका हाथ सही है। फिर कुछ काम भी अगर बता दी कि भैया कुछ फ्रूट लेके आना, फास्ट है ऐसा कुछ, फिर बोलेगी उस हाथ से मत लाना, या छोड़ दो मैं ऑनलाइन मंगवाता, आप लेके मत आना, कि ये केयर करते हैं, जानते हैं। तो एक टूट गया सर। और दूसरा वो हैकर वाला जो कहानी हुआ, एक बार क्या हुआ सर, जो हमारा गूगल पे का जो ऑर्गेनाइजेशन का QR कोड था, उसको किसी हैकर ने, किसी स्कैमर ने उसको कॉपी कर लिया, कुछ भी अपना एल्गोरिदम लगाया हो। वो क्या करता था कि किसी भी लोगों का, किसी बिजनेसमैन का या किसी भी ऑडियंस का, उसके अकाउंट से 11 रुपये या 10 रुपये ऐसा कुछ, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को विदाउट OTP वो हमारे पास फंड्स आते थे उसके, और उसके बाद उसका अकाउंट वो खाली हो जाता था। जब ऐसी चीज़ें हुई तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट लगभग 15 से 20 केसेस इंडिया में, कहीं गुजरात में, कहीं बंगाल में, बिहार में, हर जगह हुए। और 20 दिनों के लिए सर मैं टूट गया कि मैं क्या करूं। मेरे पास फ़ोन आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि आप स्कैमर हो, आपने हमारे अकाउंट से 5,000 रुपये कैसे निकाल लिए। मतलब मैं सर कैसे निकालूंगा आपके अकाउंट से, मैं सर सोशल वर्कर हूँ, मैं स्कैमर नहीं हूँ। तो फिर फ़ोन पे गालियाँ देते थे, और इतना बुरा लगता था सर कि आप इतना अलग काम कर रहे हो, किसी का एग्ज़ाम है, किसी का ग्रॉसरी देना है, किसी के ऑपरेशन चल रहे हैं, किसी की सर्जरी चल रही है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और लोग आपको फ़ोन करके गालियाँ दे रहे हैं। मैं टूट गया था सर, और इतना टूट गया कि एक टाइम ऐसा आया कि मेरा बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया पुलिस के द्वारा, और सिर्फ 10 रुपये के लिए। जो मेरे ऊपर कंप्लेन हुई थी 10 रुपये के लिए हुई थी कि आप मेरे अकाउंट से आपके पास 10 रुपये आए हैं, इसलिए आपका अकाउंट सीज कर दिया गया। जब अकाउंट सीज हो गया तो ज़िंदगी में होता है ना सर कि जब आपके हाथ बंद जाते हैं तो आपको पता चलता है ज़िंदगी में कि हमारे अपने कौन हैं और पराए कौन है। जब मेरा अकाउंट सीज हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं, उस वक्त हमें रेंट देना है, उस वक्त हमें स्टाफ की सैलरी देनी है, उस वक्त हमें दूध वाले के पैसे देने हैं, उस वक्त हमें ग्रॉसरी मंगाना है, वेजिटेबल मंगाना है, इनको स्कॉलरशिप के लिए पैसे भी देना है, बिना किसी को कुछ बताए हुए। उस वक्त मुझे सर पता चल गया कि अपने बहुत कम, ये ज़िंदगी जो है ना, ये सिर्फ कहने के लिए कि हम आपके अपने हैं। आज हमारा बुरा वक्त आया तो सब लोग पैसे मांगने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो सर ये तक बोल दिया कि अगर नहीं दे सकते तो मुझे ब्लैंक चेक दे दो या खाली कर दो जगह, आप चले जाओ यहाँ से, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इतनी तारीख को रेंट देना है। उन्होंने ऐसा हुआ, मैं टूट गया था सर। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर हमेशा कुछ अच्छा करोगे तो कुछ साथ देता हूँ। मैं वही जर्नी हमेशा याद करता हूँ कि शहदरा पुलिस स्टेशन गया मैं, दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर मैडम मिली, और उन्होंने मुझे दिल्ली पुलिस की बहुत अच्छी चाय पिलाई। वो चाय मेरी ज़िंदगी की जर्नी की हमेशा अच्छी रहेगी, वो बेस्ट चाय रहेगी। और उस चाय की टेस्ट, क्योंकि जो उन्होंने मान सम्मान मुझे दिया, जो रिस्पेक्ट दिया एक पुलिस होते हुए, उन्होंने मेरे काम को अप्रिशिएट किया। और उन्होंने बोला कि ये सब छोटे चैलेंजेस हैं, आते रहेंगे, आप जाइए और पूरे जोश के साथ अपना काम स्टार्ट कीजिए। अगले मेरे बर्थडे में मैं भी आऊँगी आपके साथ में, और अपना बर्थडे सेलिब्रेशन आपके यहाँ करूँगी। उसके बाद सब कुछ सॉल्व हो गया। बच्चों को फिर मैं जैसे काम कर रहा था वैसे मैं काम कर रहा सिखाते हैं ताकि लोग अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्रेनिंग देने के लिए क्या टूल्स आप सिखाते हैं ताकि लोग अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर पाए सही तरीके से? जो भी सर बच्चे हमारे पास आते हैं इनको ब्रेल आती है, और हायर स्टडी जाने के बाद ब्रेल के यूजेज बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे आ गई है, ऑडियो डिवाइसेस आ गए हैं, इनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
बेसिकली जब भी हमारे पास बच्चियाँ आती है तो उनके लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, एक टाइपिंग क्लासेस और बेसिक कंप्यूटर क्लासेस। क्योंकि अगर वो बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे या अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है या रेलवे है किसी डिपार्टमेंट में, तो उनको कंप्यूटर की 6 मंथ के बेसिक ट्रेनिंग तो आनी चाहिए। तो उसको सिखाने के लिए हमने एक छोटा सा सेंटर वहाँ बनाया हुआ है, इन हाउस भी, और बच्चे जहाँ पढ़ना चाहते हैं नियरेस्ट उनको वहाँ रिकमेंड कर देते हैं। दूसरी चीज़ें कोचिंग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल कंपटीशन के लिए, बैंक के लिए, रेलवे के लिए, बीएड के लिए, जितने भी सारे एग्जामिनेशन होते हैं, इसके लिए हमारे पास कोचिंग है। जो बच्चे जिस कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, बच्चों के कोचिंग के फीस मैं दूंगा। बच्चे जाएंगे वहाँ रेगुलर अपना नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई करेंगे, और जब भी बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं सर, बहुत कुछ सीख कर आते हैं। वो अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हम भी आप जैसे हैं, आपके बीच बैठकर आपके साथ ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जैसा एग्जामिनेशन आप देते हो हम भी दे रहे हैं, और बहुत खुशी होती है सर। और इस चीज़ का इतना फ़ायदा होता है कि जब भी किसी के एग्जामिनेशन होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, तो पहले क्या दिक्कतें होती थी, इंटरव्यू देने से पहले बच्चे डर जाते हैं कि वहाँ जाएंगे इंटरव्यू और क्या पूछते हैं। लेकिन उससे पहले अगर प्रिपरेशन हम लोग पहले से स्टार्ट करवाते हैं उनकी, अगर किसी का बीएड का एग्जामिनेशन हो, उसने सीटेट क्लियर किया हो, और उससे पहले अगर उससे हम 6 से 8 उसके मॉक टेस्ट करा देते हैं, इंटरव्यू करा देते हैं, तो वो तो अवेयर रहते हैं कि जब हम इंटरव्यूअर के पास जाएंगे तो हमसे क्या पूछने वाले हो, वो कौन सा चैप्टर पढ़ाने के लिए बोलेंगे, बच्चों को प्रैक्टिकल करने के लिए बोलेंगे कि आप ये चैप्टर बताओ, बच्चों कैसे, बच्चे अगर शरारती करेंगे तो क्या करोगे, वो यही माइंडसेट तो जानना चाहते हैं। और बच्चियाँ वो प्रिपेयर होके जाती है सर, और जब प्रिपेयर होके जाती है रिजल्ट अच्छा बनता है। आपको सर ये सुन के बहुत हैरानी होगी, कभी कभी ऐसा हुआ है ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 2 सीटें हुई है, सिर्फ 2 सीटें हैं उनके लिए, और उस 2 सीटों में चैलेंज हुआ और 1 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सर। वो इतने हार्डवर्क करके जाते हैं, तो मैं उनको एक प्लेटफॉर्म देता हूँ हमेशा। और मेरा सर ऐसा मानना है, मैं इस प्रोजेक्ट पे इसलिए इतने ज़ोर शोर से वर्क कर रहा हूँ कि अगर कोई नॉर्मल ब्लाइंड आती है, हम उसको खाना दे दे, वो रह ले, जब तक उसकी ज़िंदगी में हमने चेंज नहीं किया तो हमारा उसके साथ 2 साल काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जिसको मैं पिछले 2 साल से स्कॉलरशिप मंथली सपोर्ट कर रहा हूँ। कभी कभी उस बच्चियों को कॉल आता है कि सर मैं दिल्ली छोड़ रही हूँ किसी रीजन से, या पेरेंट्स बुला रहे हैं, सर आप मुझे सपोर्ट मत करना, अब मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है सर, मैं फॉर्म भी नहीं भर पाऊँगी अब, लेकिन मुझे आप सपोर्ट मत करना, लेकिन इतना सारा आपने किया है सर। मैं उस वक्त सर बहुत परेशान हो जाता हूँ, मैं उसको कॉल करता हूँ, उसको बोलता हूँ क्यों, क्या हुआ, तो सर मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्यों जा रही हो, पेरेंट्स से बुलाने, पेरेंट्स बात करना, उनको कन्विंस करना, उनको बोलता हूँ वापस आओ, आप हार जाओगे आज, तो आप थोड़ी हारोगे, मैं हार जाऊँगा, 2 साल मेहनत किया है हमने आपके लिए, हारना मत बहन। आज अगर तुम सक्सेस करोगे, तुमको इतनी सारी बहनें हैं वो देखेगी, तुमको देखेगी तो फिर वो सक्सेस करेगी। क्योंकि जब भी किसी के सिलेक्शन होते हैं ना सर, आज जैसे रितु का सिलेक्शन हुआ, तो मैं किसी भी पेरेंट्स से बात करता हूँ तो उनको बताता हूँ, मैं बोलता हूँ सर आप क्या समझते हो अपने बच्चियों को, ब्लाइंड है, कुछ नहीं कर सकते ऐसा। मैं आपको आज 4 लड़कियों से बात करवाता हूँ सर, 2 लड़कों से, अगर लड़के होते हैं तो उनको लड़कों से बात कराता हूँ। हमारे कॉन्टेक्ट में बहुत सारे ब्लाइंड लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं, कोई म्यूजिक टीचर हैं, कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में है, कोई बैंक पीओ है, कोई रेलवे हैं, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, उनको बात कराता हूँ, उनको बोलो इनसे बात करो, आप फ़ोन पर बात करने में कैसा लगा आपको, ये भी ब्लाइंड हैं और नॉर्मल लोगों की तरह। आज इनके पास भी गवर्नमेंट ने इनको फ्लैट दिया हुआ है और सैलरी भी इनकी 65,000 है। सर क्या आपके नॉर्मल बच्चे या आपके सोसाइटी में शायद बहुत कम ऐसे लोग होंगे, है ना, लेकिन आपकी बच्चियाँ उसमें शामिल होंगे, तो सर क्यों आप इसको भगाते हो, क्यों आप चाहते हो कि ये पढ़ाई ना करे, क्यों आप चाहते हो ये हॉस्टल में ना रहे, इसका भी जीवन है सर, ज़िंदगी एक ही मिली है ना, इसको भी अधिकार है ना, आप पढ़ने दो सर। आप देखो सर इसके मार्क्स कितने अच्छे हैं, इसने हमेशा अच्छा किया है। फिर इन बच्चियों से मैं काउंसलिंग कराता हूँ, बात कराता हूँ, ये अपनी जीवनी बताते हैं। ग्रेट जी, कैसे आपने इन सबको मेंटली स्ट्रांग किया, जो हैट्स ऑफ टू यू, बहुत ही स्ट्रांग किया आपने। एंड आप जो पर्सनली करते हैं इनको, आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करके रखते हैं, बिकॉज ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है। आप कभी लेकिन वो होता है क्या, चैलेंजेस में थोड़ा मूड ऑफ हो जाता होगा, या फिर कुछ चैलेंजेस को देख के आप भी हिम्मत हारते होंगे, कभी ना कभी थोड़ा दिक्कतें होते हैं, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट होकर रखते हैं आप? मैं सर जब भी सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले एक गाना है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, वो भजन मैं अंकुश का हमेशा सुनता हूँ। उसके बाद मैं अपने काम पे निकलता हूँ। चैलेंजेस सर हर जगह आते हैं, हर दिन आते हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ देखा है सर की, और मैं हमेशा लोगों को बताना चाहूँगा, मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि अगर ज़िंदगी में आप कुछ भी करना चाहते हैं, अच्छे काम कुछ भी, और अगर आप शिद्दत से चाहते हैं कि हमें ये काम करना है, तो दिन रात आपके वही सपने आते हैं, आप वही करते हैं, और ईश्वर हमेशा साथ देते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत आती है, हर बार प्रॉब्लम्स आता है, हर दिन दिक्कत आता है। मुझे आज भी दिक्कत हुई, मैं सर से वही बता रहा था, मैं ब्रॉडकास्ट के लिए आ रहा था,
2:40 में मोटर ख़राब हुआ है, मुझे वो देखना था, थोड़ा यहाँ भी मैं लेट हो गया। हर दिन प्रॉब्लम है, हर दिन डिफ़िकल्टीज़ है, लेकिन जब आप काम करते रहते हैं और सॉल्यूशन पे काम करते हैं कि ये है इसका सॉल्यूशन, तो फिर वो सही हो जाता है। बहुत बार सर ऐसी दिक्कतें होती है हमारे यहाँ अक्सर कि पानी ख़त्म हो गया। अब सोचिए सर, पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन करना हमेशा एक, हर दिन कुछ नए चैलेंजेज होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं। आप कहीं कोचिंग में जाओगे बात करने के लिए, आपको वहाँ से प्रॉमिस मिलेगा कि ठीक है मैं आपके बच्चों को क्लासेस दूंगा, सब कुछ तैयार किया, बाद में कोचिंग वाले आपको मना कर देंगे कि आपको इतना फीस पेड करना पड़ेगा ईयरली, या आपको ये लेना पड़ेगा, हमसे परचेज करना पड़ेगा तो आप कर पाओगे। आप उस दिन हार जाते हैं। लेकिन मैं उस दिन क्या करता हूँ, 4 और नए लोगों को ढूंढता हूँ, फिर नई जर्नी स्टार्ट करता हूँ और सबको बोलता हूँ कोई बात नहीं, जब तक मुझे मिलेगा नहीं तब तक हम उसको काम करते रहेंगे और एक दिन देखना कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इस बार सर बहुत ऐसा हुआ, बहुत बच्चियों के सिलेक्शन 0.75 मार्क्स से 1 मार्क्स से रह गए, एग्ज़ाम नहीं हुए। और सबसे बुरा सर मेरे लिए तब होता है कि जिसका मैं 3 साल से 4 साल से सपोर्ट कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, और उसने एक फाइनल एग्ज़ाम दिया है, पीटी मेंस सब कुछ क्लियर हो चुका है और फाइनल उसकी रिजल्ट की बारी है, और मेरे पास उसके मार्कशीट सबके रहते हैं। मुझे बोलते भैया आप रिजल्ट देखो, मेरे सामने रिजल्ट उसका होता है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप सोचिए सर, उस समय एक नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा, उसको मैं क्या बोलूँगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुमने 1 साल बर्बाद कर दिया, 1 साल और मेहनत करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ अभी सर्वर डाउन है, बाद में देख लेते हैं, कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसका सिलेक्शन हुआ होगा, नहीं फिर से वैकेंसी आने वाली है। अभी देखो SBI आने वाली वैकेंसी, अभी रेलवे आने वाला है, तो बच्चे बोलते हैं, वो समझ जाते हैं भैया कुछ छिपा रहे हो। हम बोले कुछ नहीं छिपाना, यही तो ज़िंदगी है, आज कुछ नहीं हुआ तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रितु को हमेशा ऐसे बोलता था, कुछ नहीं हुआ तो बहुत बड़ा होने वाला है। और लास्ट में जब इसके जॉब्स लग गई, जब मैं इसको छोड़ के आ रहा था, रोने लगे सर ये। और मैं सोच रहा था कि एक लड़की हॉस्टल में रही है, अकेले जॉब करेगी, अकेले रहेगी, इसमें कैसे अपने आप को मैनेज करेगी। लेकिन उसको लास्ट मेरे वर्डिंग यही थे कि ठीक है जॉब लग गई तुम्हें, कभी बैंक में आओगे तो ये मत बोलना सर्वर डाउन है, और इससे मैं खुश नहीं हूँ, मुझे तुम्हारा ग्रेजुएशन लेवल वाला जॉब चाहिए। और जो तुम में एक वॉलंटियर की क्वालिटी है ना, टीचर वाली, तो तुम टीचर बनना और समाज में अपने जैसे लोगों का और नॉर्मल लोगों को आगे लेके आना जीवन में। क्योंकि एज ए वॉलंटियर इसने सर बहुत लोगों को गाइड किया है, बहुत लोगों को सपोर्ट किया है इस फील्ड में। सर इनको अगर हेल्प मिला है ना, तो ये बहुत लोगों को हेल्प करते भी हैं। पता है सर, मुझे एक दिन रोना आ गया। इसने मुझे बोला कि सर मेरा बर्थडे है और बहुत लोगों ने डोनर्स ने मेरे लिए बर्थडे सेलिब्रेट किया, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट आपके ऑर्गेनाइजेशन में कराऊंगी और सारे बच्चों को मनपसंद खाना खिलाऊंगी। उसके बाद इसने ये तक प्रॉमिस किया कि सर जो आपके यहाँ मिल्क के, वेजिटेबल के कुछ कॉस्टिंग आते हैं सर, मैं उसको हर महीने देना चाहूँगी अपने तरीके से, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि मेरी तरफ बहुत सारी लड़कियों का सपोर्ट होगा। सर उस वक्त रोना आ जाता है कि जो इंसान आज इतना स्ट्रगल करके ज़िंदगी को दिखाया है कि ब्लाइंड लड़की संघर्ष करके आज सक्सेस हो सकती है, वो मेरे लिए सोच रही है, अपनी जैसे बहनों के लिए सोच रही है, और ज़िंदगी में क्या है। उस वक्त सर मैं भी मोटिवेटेड हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं और जब मैं सुबह से लेकर शाम तक निकलना हुआ तो बहुत सारे मेरे पास कॉल आते हैं सर कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कभी कभी कुछ कॉल ऐसे आते हैं कि सर मैं शॉक्ड आ जाता हूँ। और हफ्ते में एक बार ऐसा श्योर है मेरे पास कॉल आता है कि आप लड़कियों का, ब्लाइंड लड़कियों का स्मगलिंग करते हैं। तो मैंने उनको पूछता कि जी नहीं, आपको कैसे पता चला? तो बोला कि नहीं, मैंने देखा कहीं, मुझे पता चला है कि आप ब्लाइंड लड़कियों के साथ शोषण करते हो, ब्लाइंड लड़कियों के साथ ये करते हो। तो मैं उसको बोलता ठीक है सर, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ, आप सर एक बार विजिट कर लेना, ठीक है। इससे ज़्यादा सर नहीं मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा और मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाऊँगा सर। कभी कभी आता है सर, हफ्ते 10 दिन में हमारे पास कुछ न कुछ कॉल्स ऐसे आ जाते हैं। बहुत बार सर लोग मुझे वीडियो कॉल करते हैं डायरेक्टली, मैं फील्ड पे हूँ, किसी का हेल्प कर रहा हूँ, वीडियो कॉल करते हैं कि तुम कहीं स्कैमर तो नहीं हो, तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो, मुझे दिखाओ तुम कहाँ ब्लाइंड लड़कियों को पढ़ाते हो। तो उनसे मैं टाइम लेता हूँ, फिर वार्डन को बोलता हूँ कि देखो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको बोल दो कि एक सर का वीडियो कॉल आने वाला है, फिर उनको वीडियो कॉल करके दिखा देता हूँ। मैं भी समझता हूँ सर दुनिया में हर तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग बुरा काम कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने ट्रांसपेरेंसी का पूरा ख्याल रखते हैं और मैं डोनर को वो चीज़ें सबको, सपोर्टर्स को देता हूँ, उनको बताता हूँ हमेशा। जब एक बार कोई जुड़ जाते हैं ना, फिर हमेशा ज़िंदगी भर के लिए जुड़े रहते हैं हमारे साथ। ट्रू, अमेजिंग जी। एंड जाते टाइम मैं अपना ऑडियंस को और जो इन्फ्लुएंसर्स मेरे पॉडकास्ट में पहले आ चुके हैं, एक एक का नाम लेना चाहता हूँ जो सोशल वर्कर्स हैं, जो चलाते हैं। जैसे सोशल वर्कर हमारा सागर भाई है, जागृति जी है और मनीषा जी है। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आगे जाके ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप हेल्प करोगे, थोड़ा भी अपना सपोर्ट जताओगे ना आप, ये आज 20-25 लोग हेल्प कर पा रहे, ये 200-300 लोगों को भी हेल्प कर पाएंगे जी।
तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इन्फ्लुएंसर्स को थोड़ा इनको भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर से या सपोर्ट से पता नहीं कितना लड़कियों की ज़िंदगी बदल सकती है। सो राम जी, थैंक यू सो मच। रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आज हमारे स्टूडियो में आके अपना व्यूज़ जताने के लिए। बहुत जल्दी आपका एनजीओ आके एक बार विजिट भी करेंगे जी। हम चाहते हैं कि एक बार आप सबको वहाँ आके मिले, सबको मिले, एंड सबसे मिलके एक बार लंच भी करना चाहते हैं जी। थैंक यू सो मच जी।